हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर पार्ट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला वर्ड है ड्यूरेस। ये होता है एक नाउन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दबाव या फिर बलपूर्वक बाध्यता, कंपल्जन और प्रेशर, एस्पेशली थ्रू थ्रेट्स और फोर्स। देखो, किसी फोर्स के साथ में किसी को आप बाध्य कर रहे हो, किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो उसी को बोलते हैं ड्यूरेस करना। द विटनेस एडमिटेड दैट ही हैड गिवन अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस। विटनेस ने क्या एडमिट करा है? विटनेस होता है गवाह, तो वो गवाही दे रहा होगा। उसने क्या एडमिट करा है? उसने ये एडमिट करा है दैट ही हैड गिवन, कि उसने दिया था एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक झूठा स्टेटमेंट, अंडर ड्यूरेस मतलब अंडर प्रेशर, दबाव में उसने। सिनोनियम इसका हो जाता है कोर्जन, फोर्स और कंपल्जन। कोर्जन को मार्क करो, बहुत अच्छा है, ये एक वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो कोर्जन है, फोर्स है, उसको बाध्य करा जा रहा है, कंपल्जन है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रीडम है, एकदम स्वतंत्र है। वॉलंटरीनेस है ना, वॉलंटरीली वो डिपोज कर रहा है, ठीक है। कंसेंट है, उसकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं। तो ड्यूरेस मतलब कोई दबाव होना, कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से होना। अगला वर्ड है डिसीडेंस। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है हिंदी में असहमति या फिर विरोध। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी। एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, एक कड़ा विरोध है विद ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी, मतलब ऑफिशियल पॉलिसी या अथॉरिटी को लेकर एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी गहरा एक विरोध है। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसीडेंस इन द रीजन। गवर्नमेंट ने क्या करा है? स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, किसके अगेंस्ट में? पॉलिटिकल विरोध जो हो रहा था उसके अगेंस्ट में, इन द रीजन में। डिसएग्रीमेंट, प्रोटेस्ट और रिबेलियन, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। विरोध या फिर उसको बोलते हैं रिबेलियन। का मतलब क्या होता है? जब आप रिबेल कर देते हो, मतलब बगावत हो जाती है जब, उसको बोलते हैं रिबेल। तो रिबेलियन मतलब बगावत, तो वही हो जाता है डिसिडेंस का मीनिंग। अच्छा, एक तरफ तो बगावत हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और डिसएग्रीमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ अग्रीमेंट है, सहमति है, कन्फर्मिटी है, कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब पालन हो रहा है। तो इसमें कन्फर्मिटी को और कॉम्प्लायंस को, इनको मार्क कर लो, ये बहुत अच्छे इसमें एंटोनिम्स हैं इसके। आगे, ये जो मैं एंटोनिम्स वगैरह मार्क कराता हूँ ना, इनके आप अलग से भी मीनिंग देखा करो। जैसे कन्फर्मिटी को मार्क कर लिया, तो कन्फर्मिटी को एक बार अलग से देख लिया करो, सर्च कर लिया करो गूगल पे, वहाँ से आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा, तो फिर वो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को अच्छे से। अगला है इंस्टिगेटर। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है हिंदी में उकसाने वाला या फिर भड़काने वाला। अ पर्सन हु प्रोवोक्स और इनिशिएट्स समथिंग, ऑफन निगेटिव। एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोवोक कर देता है, भड़का देता है चीज़ों को, और ऑफन निगेटिव चीज़ों को ज़्यादातर भड़काने वाले को बोलते हैं इंस्टिगेटर। द पुलिस आइडेंटिफाइड द इंस्टिगेटर। पुलिस ने किसको आइडेंटिफाई कर लिया है? भड़काने वाले व्यक्ति को, जो भड़काता है सबको। बिहाइंड द वॉयलेंट प्रोटेस्ट। एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी हिंसक प्रोटेस्ट हुआ था, उसको जिसने भड़काया था वो इंस्टिगेटर, उसको पुलिस ने कर लिया है आइडेंटिफाई। प्रोवोकर मतलब प्रोवोक करने वाला, भड़काने वाला। एजिटेटर और इंसाइटर। एजिटेटर और इंसाइटर को मार्क कर लो। वैसे तो प्रोवोकर भी ठीक है, तीनों ही अच्छे हैं इसके तो। अच्छा, एक तरफ तो प्रोवोकर है, भड़काने वाला है, एजिटेटर है, लेकिन दूसरी तरफ पीस मेकर है, जो शांति फैलाता है। मीडिएटर है, जो फैसले कराता है। पैसिफिस्ट है, जो शांति में बिलीव करता है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, पीस मेकर, मीडिएटर और पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट को मार्क कर लो। प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निकटतम, समीपस्थ, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है कोई चीज़। क्लोजली रिलेटेड और इमीडिएट इन टाइम, प्लेस और ऑर्डर। अच्छा, कोई भी चीज़ कैसे पास में होगी? या तो समय में पास होगी, आसपास ही हो रही होगी, 1 घंटा 2 घंटे के गैप से। प्लेस में कोई पास होगी या फिर ऑर्डर में पास होगी, तीन ही तरीके से तो पास होता है। तो क्लोजली रिलेटेड और इमीडिएट इन टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर। द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द फायर वॉज अ शॉर्ट सर्किट। जो प्रॉक्सिमेट कॉज था ना, जो सबसे
रिलेटेड कोज था फायर का, आग लगने का, वो क्या था, शॉर्ट सर्किट था। किसी जगह पर आग लगी है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमेट कोज था, सबसे आसपास का जो कोज है, जो इमीडिएट कोज है, वो क्या है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। इमीडिएट होना, डायरेक्ट होना या फिर क्लोज होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो बहुत पास का है, निकटतम है, लेकिन दूसरी तरफ डिस्टेंट है, दूर का है। रिमोट का बताया था ना मैंने, जैसे कोई रिमोट एरिया होता है तो वो क्या होता है, दूर दराज का एरिया होता है। जैसे रिमोट एरिया किसको बोलेंगे, जैसे शहर होता है, अर्बन एरिया है, लेकिन रिमोट एरिया क्या है, शहर से बहुत दूर कोई एरिया, एकदम एकांत में है, कोई गांव बसा है, उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, डिस्टेंट, रिमोट और इनडायरेक्ट। अगला वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल होता है एक एडजेक्टिव, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अस्थिर या फिर असमर्थनीय, जिसका समर्थन नहीं करा जा सकता। नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, जिसको आप जो डिफेंड करने लायक नहीं है, मेंटेन करने लायक नहीं है और जस्टिफाइड भी नहीं है। तो अनटेनेबल उसी को बोलते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट बिकेम अनटेनेबल, उसके आर्ग्यूमेंट कैसे बन गए हैं, अनटेनेबल, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करा जा सकता। व्हेन न्यू एविडेंस वॉज प्रेजेंटेड, जब नए एविडेंस प्रेजेंट करे गए तो उसके आर्ग्यूमेंट कैसे बन गए, अनटेनेबल, मतलब उनको अब सपोर्ट नहीं करा जा सकता, डिफेंड नहीं करा जा सकता। इनडिफेंसिबल है, वीक मतलब कमज़ोर पड़ गई हैं चीज़ें। अनसस्टेनेबल है, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो इनडिफेंसिबल है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंसिबल है, उसको डिफेंड कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, और वो चीज़ फिर लॉजिकल भी है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिफेंसिबल, जस्टिफाइएबल और लॉजिकल। अगला वर्ड है अबेट। ये होता है एक वर्ब, इसका हिंदी में मीनिंग है कम करना या फिर शिथिल होना। किसी चीज़ को आप कम कर रहे हो, है ना, रिड्यूस कर रहे हो, किसी चीज़ की डिग्री को, इंटेंसिटी को या फिर सिविरिटी को, उसकी तीव्रता को आप कम कर रहे हो किसी चीज़ की, उसी को बोलते हैं अबेट करना। द स्टॉर्म स्टार्टेड टू अबेट, स्टॉर्म ने मतलब तूफान ने क्या क्या शुरू करा, अबेट करना, कम करना। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ हैवी रेनफॉल, तो मतलब घंटों के, काफ़ी सारे घंटों तक रेनफॉल हुआ, उसके बाद स्टॉर्म क्या हुआ, स्टार्टेड टू अबेट, मतलब कम होना शुरू हुआ तूफान। डिक्रीज करना, डिमिनिश करना और सबसाइड करना। सबसाइड को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है ये, और इसको अलग से भी चेक करना, गूगल पे सर्च कर लेना सबसाइड का मीनिंग क्या होता है। तो अबेट के तीन सिनोनिम हो जाते हैं, डिक्रीज, डिमिनिश और सबसाइड। अच्छा, एक तरफ तो कम हो रहा है ना, डिमिनिश हो रही हैं चीज़ें, सबसाइड कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, इंटेंसीफाई हो रही है, एस्केलेट, तीनों का मीनिंग वही है, बढ़ रहा है। इसमें एस्केलेट और इंटेंसीफाई काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, इनको मार्क कर लो। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट होता है क्या, नाउन, अंधभक्त या फिर कट्टर राष्ट्रवादी को बोलते हैं शोविनिस्ट। अ पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव एंड प्रिजुडाइज्ड लॉयल्टी और सपोर्ट फॉर अ कोज और ग्रुप और नेशन। कोई एक व्यक्ति है, वो किसी एक चीज़ में, किसी कोज में, किसी ग्रुप में या फिर किसी नेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखता है, उसको बोलते हैं शोविनिस्ट। अंधभक्त या फिर कट्टर राष्ट्रवादी को बोल सकते हो आप शोविनिस्ट। हिज रिमार्क्स शोड दैट ही वॉज अ शोविनिस्ट विद नो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन। वो कह रहे हैं कि उसकी जो रिमार्क्स है ना, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि उसके जो रिमार्क्स है ना, उसने क्या शो करा है कि वो एक शोविनिस्ट, एक कट्टर व्यक्ति है, विद नो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियंस, कि भाई औरों के ओपिनियन की उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं है, वो एक शोविनिस्ट, एक कट्टर व्यक्ति है। बाइगोट, एक्सट्रीमिस्ट और फेनेटिक, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। बाइगोट और फेनेटिक को मार्क कर लो, ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो बाइगोट है, एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टर है, लेकिन दूसरी तरफ लिबरल, खुले विचारों का है, ओपन माइंडेड है और टॉलरेंट है, कि चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है। ये नहीं है कि कोई बात कही एकदम से भड़क गया। तो शोविनिस्ट तो वो होता है ना जो एकदम से भड़क जाता है। कट्टर, राष्ट्रवादी, अंधभक्त। फैटीग, फैटीग होता है एक नाउन, थकावट या फिर श्रांति। श्रांति तो हिंदी में मुझे पता नहीं क्या वर्ड है ये। थकावट को बोलते हैं फैटीग, आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं, उसी को बोलते हैं फैटीग। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट, लगातार, स्ट्रेट मतलब लगातार, सीधा नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर लगातार होगा। तो लगातार 12 घंटे तक वर्क करने के बाद शी फेल्ट ओवरवेलमिंग फैटीग, तो वो कैसा फील कर रही है, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रही है। एग्जॉशन, वेयरीनेस और लिथार्जी। लिथार्जी बहुत अच्छा वर्ड है, मार्क करो इसको। अच्छा, एक तरफ तो थकावट हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा वेयरीनेस फील हो रहा है, एग्जॉशन फील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, विगर है।
तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं एनर्जी होना, स्ट्रेंथ और विगर। विगर को मार्क कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है। हेवन, हेवन क्या होता है भाई? एक नाउन होता है हेवन, और शरण स्थल को या फिर आश्रय को बोलते हैं। अ सेफ और पीसफुल प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आश्रय मिल गया है ना, रिफ्यूज मिल गई, आपको शरण मिल गई, तो उसी को तो बोलते हैं हेवन। ये हेवन वो वाला नहीं है HEAVEN, वो तो स्वर्ग को बोलते हैं। ये हेवन, 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 ठीक है। तो इसको, ये नाउन होता है। द मोनास्ट्री सर्व्ड एज अ हेवन, तो ये कैसे, मोनास्ट्री कैसी है? एक तरीके से ये हेवन है, मतलब शरण स्थल है फॉर ट्रैवलर्स सीकिंग शेल्टर। मोनास्ट्री होती है जैसे कोई धर्मशाला होती है ना, मोनास्ट्री होती है बेसिकली जहाँ पर मंक्स, जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं। तो अक्सर वहाँ पर क्या है, अभी तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वहाँ पर जो ये धर्मशालाएं होती थी, मंक्स रहते थे जहाँ पर, वो मोनास्ट्री ऐसी होती थी कि वहाँ पर आसपास से कोई ट्रैवलर अगर गुजर रहा है और उसको रात हो गई है या वो थक गया है, तो वहाँ पर वो हेवन कर सकता था, मतलब उसको शरण शरण स्थल था वो, तो वहाँ पर वो रेस्ट कर सकता था। तो हेवन वही है, शरण स्थल जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, शेल्टर मिल सकता है। रिफ्यूज मिलना, शेल्टर करना और सेंचुरी, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। सेंचुरी को मार्क करो, काफ़ी अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो शरण मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, जहाँ पर आपको शरण मिलती है वहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं होता ना, तभी तो आप रेस्ट कर पाते हो। अगर आपको लगेगा कहीं पर कोई खतरा है, तो वहाँ थोड़ी ना आप सो जाओगे या रेस्ट कर लोगे। लेकिन रिफ्यूज का उल्टा फिर ये डेंजर हो गया कि यहाँ पर भाई खतरा है जिस जगह पर, वो हेवन थोड़ी है, एक्सपोजर है, रिस्क है वहाँ पर। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं, डेंजर, एक्सपोजर और रिस्क। अगला है रीन इन, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नियंत्रण में रखना या फिर रोकना, किसी को लिमिट करना, कंट्रोल करना। टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को लिमिट लगाना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एस्पेशली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिव, कि कोई चीज़ ज़्यादा भीषण ना बन जाए, एक्सेसिव ना हो जाए, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करने को बोलते हैं रीन इन। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीन इन, गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है? रीन इन करने का, कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन को थ्रू न्यू पॉलिसीज, नई पॉलिसीज के थ्रू। कंट्रोल करना, रेस्ट्रेन करना और कर्ब करना। रेस्ट्रेन को मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो कंट्रोल कर रहे हो भाई, रेस्ट्रेन कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो, सुधार कर रहे हो चीज़ों में, रोक रहे हो उसको, लेकिन दूसरी तरफ एनकरेज कर रहे हो, आप प्रोत्साहित कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो किसी चीज़ को, लिबरेट मतलब उसको खुला छूट दे रहे हो, आज़ादी दे रहे हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, एनकरेज, प्रोमोट और लिबरेट। आगे अगला है ब्रांडिश्ड। ब्रांडिश्ड होता है वर्ब का पास्ट टेंस है ब्रांडिश का, तो इसका मतलब होता है लहराया या फिर दिखाया। वेव करना, लहराने को बोलते हैं, ब्रांडिश करना, या फिर स्पेशली ये वेपन, एक वेपन को आप लहरा रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्रांडिश्ड इन अ थ्रेटनिंग वे। जैसा होता है ना, कुछ जो गुंडे मावाली लोग होते हैं एकदम से कट्टा निकाल के ब्रांडिश कर देते हैं, लहरा देते हैं, तो वही है ब्रांडिश करना। द अटैकर ब्रांडिश्ड अ नाइफ, तो अटैकर ने क्या ब्रांडिश करा है? एक नाइफ, एक चाकू को ब्रांडिश करा है, लहराया है। एंड डिमांडेड मनी, और क्या करा है? मनी की डिमांड करी है। वील्डेड, फ्लॉरिस्ड और एग्जिबिटेड, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, वील्डेड और फ्लॉरिस्ड और एग्जिबिटेड। तो तीनों का वही मीनिंग है, उसको लहराना, दिखाना। अच्छा, एक तरफ तो दिखाया जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा जैसे वो उसने, कोई एक गुंडा मवाली है ना, उसने क्या करा है? एक कट्टा निकाला और ब्रांडिश करने लगा, वो लहराने लगा, लेकिन एकदम से पुलिस आ गई, तो अब वो क्या करेगा? फिर वो करेगा कंसील, तो वो छुपा लेगा। तो कंसील्ड, हिड करना, हिड वही छिपाना, और सप्रेस करना, दमन करना किसी चीज़ का, तो उसको मतलब दिखाना नहीं है, उसको छुपाना। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, कंसील्ड, हिड और सप्रेस्ड। आगे इम्प्यूनिटी, अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है दंड मुक्ति या फिर सज़ा से छूट दे देना। सज़ा हो रही है किसी को, उससे अगर उसको इम्प्यूनिटी दे दी, मतलब उसको छूट दे दी। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और कंसिक्वेंसेस, द क्रिमिनल्स ऑपरेटेड विद इम्प्यूनिटी ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट। कोई जगह की बात हो रही है, कोई देश है मान लो, वहाँ पर क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्रिमिनल्स को कैसे ऑपरेट करते हैं? इम्प्यूनिटी, उनको छूट दे देते हैं, पनिशमेंट से फ्रीडम मिल जाती है। इम्यूनिटी, एग्जेम्पशन और फ्रीडम, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो मुक्ति हो रही है, छूट दी जा रही है सज़ा से, लेकिन दूसरी तरफ पनिशमेंट हो रहा है ना, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लाइबिलिटी है। तो 3 इसके, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, लाइबिलिटी उस पर डाली जा रही है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं ये। आगे अगला है वैंटन। वैंटन होता है एडजेक्टिव। वैंटन का मतलब होता है अकारण या फिर निर्मम, डेलिब्रेट और अनप्रोवोक्ड, ओफन क्रूवल और वायलेंट। ये काफ़ी ज़्यादा निर्मम है, उसके अंदर कोई खास ऐसे
वो इमोशंस नहीं है, क्रूअल है, भीषण है, एकदम वॉयलेंट है, तो उसी को बोलते हैं क्रूर को वांटन वांटन। तो वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द रायट्स शॉक्ड एवरीवन। जो वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी था ना, जो एकदम निर्मम, एकदम डेलिबरेटली चीज़ों को वायलेंटली क्या कर दिया गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया पब्लिक प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द रायट्स, शॉक्ड एवरीवन, उसने सबको शॉक कर दिया। रेकलेस होना, मैलिशियस और सेंसलेस, जिसके अंदर सेंस ही नहीं है वो ऐसे उसको वायलेंस कर रहा है, तो वांटन का वही मीनिंग होता है। तो ये तीन इसके सिनोनिम हो गए, रेकलेस, मैलिशियस और सेंसलेस। मैलिशियस को कर लो मार्क। अच्छा, एक तरफ तो अकारण है, बिना बात के चीज़ों को करा जा रहा है, क्रूअल्टी हो रही है, वायलेंस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिफाइड है, रेस्पॉन्सिबल है और थॉटफुल, सोच समझ कर चीज़ें हो रही हैं। तो ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मूटेड। ये वर्ब का पास्ट टेंस है मूट का। प्रस्तावित किया या फिर विचारणीय बनाया, प्रपोज करना या फिर डिस्कशन करना या फिर डिबेट करना, इसका मीनिंग होता है मूटेड का, कि डिबेट करना, डिस्कशन करना, वही इसका मीनिंग होता है। द इश्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं, जो सुधार हैं संवैधानिक, उसका जो इशू है वॉज मूटेड इन द रिसेंट असेंबली सेशन। पिछले असेंबली सेशन में उसको क्या करा गया है, मूट करा गया है, मतलब डिस्कस करा गया है, डिबेट हुई है। सजेस्टेड, प्रपोज और डिबेटेड, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो डिबेट हो रही है, अभी बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंक्लूडेड है, हो गया है, बस रिजोल्व कर दिया उसको, चीज़ों को, सेटल्ड है। तो तीन इसके फाइनल स्टेज में हो गया ना वो चीज़, तो वो कंक्लूड हो गई है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सेटल्ड, रिजोल्व और कंक्लूडेड। अगला वर्ड है रेमिस। यह होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लापरवाह या फिर असावधान। नेग्लिजेंट और केयरलेस इन फुलफिलिंग वंस ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को निभाने में कोई व्यक्ति अगर नेग्लिजेंट है और केयरलेस है, उसी को बोलते हैं रेमिस। इट वॉज रेमिस ऑफ हिम। ये उसकी लापरवाही थी। टू इग्नोर द अर्जेंट ईमेल्स फ्रॉम हिज मैनेजर। अपने मैनेजर के ईमेल्स को, अर्जेंट ईमेल्स को इग्नोर करना, तो वो उसका क्या था, रेमिस था। ठीक है जी। अच्छा, रेमिस का सिनोनिम देख लेते हैं, नेग्लिजेंट होना, केयरलेस होना और इररेस्पॉन्सिबल होना। तो आप एक तरफ तो नेग्लिजेंट हो, केयरलेस हो, काफ़ी ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो चीज़ों पर, लेकिन दूसरी तरफ आप डिलीजेंट हो, काफ़ी मेहनती हो, अटेंटिव हो, एकदम ध्यानपूर्वक आप चीज़ों को कर रहे हो, और रेस्पॉन्सिबल हो, आप जिम्मेदारी से काम कर रहे हो। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिलीजेंट, अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। चलिए, वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मज़ा आएगा पढ़ने में, एडिटोरियल को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। इमरजेंसी एग्जिट ऑन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दे दिया है रेजिग्नेशन। एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उसी के ऊपर बताया इमरजेंसी एग्जिट, मतलब अचानक से उन्होंने एग्जिट कर लिया है। उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। एन बीरेन सिंह इज फाइनली शोन द टोर, बट पीस इन मणिपुर इज एल्यूसिव। कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो एन बीरेन सिंह है ना, इन्होंने इज फाइनली शोन द डोर, इनको दरवाज़ा दिखा दिया गया है, बट पीस इन मणिपुर इज एल्यूसिव। लेकिन जो पीस है, जो मणिपुर में अभी शांति है, वो अभी भी एल्यूसिव है, अभी भी वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। इन आ लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन, एक लंबे ओवरड्यू डिसीजन में एन बीरेन सिंह रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन संडे February 9, 2025। एक लंबे ओवरड्यू डिसीजन के बाद एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन संडे, संडे के दिन February 9, 2025 को। It was reportedly under duress due to growing dissidence within the Bharatiya Janata Party led National Democratic Alliance government, even as the opposition Congress planned a no confidence motion in the assembly। कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो रिपोर्टेडली अंडर ड्यूरेस, ये अंडर ड्यूरेस थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे, ड्यू टू ग्रोइंग डिसिडेंस, क्योंकि क्या बढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा विरोध बढ़ रहा था विद इन द भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विरोध बढ़ रहा था इनको लेकर। इवन एज द अपोजिशन कांग्रेस, और अपोजिशन की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी प्लान कर रही थी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली में उनके खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली सोड द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टू प्रोवाइड a sealed cover report on leaked audio tapes that is examining allegedly featuring Mr. Singh as an instigator of the ethnic conflict that has
रेज्ड फॉर मंथ्स बिटवीन टू कम्युनिटीज इन द स्टेट। जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, वो क्या है, रिसेंटली उसने क्या है सर्विस को सॉर्ट करा है कि भाई सेंट्रल फोरेंसिक सर्विस लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी है ना, तो उसकी सर्विस को करा है कि भाई इससे रिपोर्ट ले लेते हैं टू प्रोवाइड, और उसको क्या दिया, एक सील कवर रिपोर्ट देंगी वो ऑन लीक्ड ऑडियो टेप्स। एक ऑडियो टेप्स लीक हुए थे जो कि एग्जामिन हो रहे हैं उसके फोरेंसिक लेबोरेटरी के द्वारा, सेंट्रल फोरेंसिक CFSL है ना, CFSL इसको बोलते हैं शॉर्ट में। CFSL के द्वारा जो ये जांच करी जा रही है, तो एक सील्ड कवर रिपोर्ट आएगी जिसमें लीक ऑडियो टेप्स की जो एग्जामिनेशन चल रही है, अलीजेडली फीचरिंग, और उसमें क्या आरोप है कि जो मिस्टर सिंह, ये जो बीरेन्द्र सिंह थे ना, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन करा है, उनको बताया जा रहा है उसमें एज एन इंस्टिगेटर, मतलब वो भड़काई थी उन्होंने, भड़काने वाला बताया जा रहा है, ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट, मतलब एक जाति, एथनिक मतलब जातीय, जो एक वहाँ पर अभी कन्फ्लिक्ट हुआ था, एक विरोध वो हुआ था, दंगे हुए थे, उसको भड़काने की उन पर आरोप हैं। दैट हैज़ रेज्ड, जिसने गुस्सा बढ़ा दिया था, फॉर मंथ्स बिटवीन टू कम्युनिटीज़, और उनमें नफरत और गुस्सा बढ़ गया था दो कम्युनिटीज़ के बीच में इन द स्टेट, राज्य में। दिस प्रॉक्सिमेट रीजन्स अपार्ट, चलो इन रीजन को छोड़ो, मिस्टर सिंह का जो कंटिन्यूएशन है वॉज लॉन्ग मेड अनटेनेबल विद द एथनिक कन्फ्लिक्ट हैविंग शोन फ्यू साइंस ऑफ अबेटिंग एंड हिम बीइंग सीन एज अ चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ शोविनिस्ट फ्रॉम वन ग्रुप। कह रहा है कि भाई साहब जो मिस्टर सिंह है ना, इनका जो कंटिन्यूएशन था ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चला आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ये अस्थिर था, अनटेनेबल था, काफ़ी ज़्यादा अस्थिर था विद द एथनिक कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा था। हैविंग शोन फ्यू साइंस ऑफ अबेटिंग, और ये जो है कम होने का, बहुत कम साइंस मिल रहे थे वहाँ पर, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड हिम बीइंग सीन एज अ चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ शोविनिस्ट फ्रॉम वन ग्रुप, और एक ग्रुप की तरफ ये जो थे ये क्या कर रहे थे कि इनको ऐसा माना जा रहा था कि यही चीज़ों को भड़का रहे हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में द यूनियन गवर्नमेंट हैड de facto used the provisions of the Article 355 to seize control over law and order without declaring its imposition। ठीक है जी। इन एनी केस, किसी भी केस में जो गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट, उसने क्या यूज़ करा है, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 355 टू सीज कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स इम्पोजिशन। इसके जो रिजल्ट हुए हैं उसको उसने डिक्लेयर ना करते हुए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या लोग वहाँ पर इम्पोज कर दिया था, 355, आर्टिकल 355। द बीजेपी एंड इट्स एलाइज, बीजेपी और इसके जो एलाइज, उसके जो समर्थक हैं, मतलब इसकी जो पार्टीज इसके जो अलायंस में हैं, हैड ऑल्सो लॉस्ट बोथ लोकसभा सीट्स इन द 2024 जनरल इलेक्शन। और ये बीजेपी और एनडीए की जो पार्टीज़ हैं ये आपस में मिली हुई जो हैं, तो ये क्या है, ये 2024 में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सीट लॉस्ट कर दी थी उस वहाँ पर मणिपुर के अंदर इन जनरल इलेक्शन, इंडिकेटिंग अ फटीग इन द वैली एंड हिल रीजन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या है, इससे क्या इंडिकेट होता है कि भाई ये काफ़ी गिरावट आई थी, फटीग मतलब थकावट या गिरावट, इन द वैली, वैली मतलब उस एरिया में, एंड हिल रीजन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। मिस्टर सिंग्स रिटोरिक अबाउट द कुकीजो हमार कम्युनिटी, ये कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, तो इनकी जो रिटोरिक है, मतलब ये जो फालतू चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे, persistently accusing them of being infiltrators from Myanmar and providing a haven to drug dealers and illicit crop cultivators fueled the antipathy on both sides of the conflict। तो ये जो मिस्टर सिंह थे ना, जो यहाँ के जब जो सीएम थे, ये इन्होंने, इनकी जो रिटोरिक थी, मतलब ये फालतू चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। परसिस्टेंटली अक्यूजिंग, वो क्या अक्यूज़ कर रहे थे उन लोगों को, इन्फिल्ट्रेटर बता रहे थे इस कम्युनिटी को, कुकीजो हमर को। इन्फिल्ट्रेटर मतलब वहाँ पर घुसपैठिया बता रहे थे वो, फ्रॉम म्यांमार, कि आप तो म्यांमार के घुसपैठिए हो। प्रोवाइडिंग अ हावेन, एक उनको शरण, कह रहे थे कि भाई इनको शरण, टू ड्रग डीलर्स है ना, उनको ड्रग डीलर्स को शरण के रूप में दिखा रहे थे, फ्रॉम म्यांमार, एंड इलिसिट क्रॉप कल्टिवेटर, और बता रहे थे कि भाई आप तो इलीगल क्रॉप कल्टीवेटर हो। फ्यूल्ड द एंटीपैथी, और इससे क्या हुआ था कि एंटीपैथी, नफरत फैल गई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, दोनों जो साइड है कन्फ्लिक्ट की, जो दो इसमें एथनिक ग्रुप शामिल हैं, उनमें दोनों तरफ क्या हो गया, एंटीपैथी फैल गई। वाइल हिज इनेबिलिटी टू रीन इन वायलेंट ग्रुप्स, लेकिन उसकी जो इनेबिलिटी रही है रीन इन करना, कंट्रोल करने को वायलेंट ग्रुप को, दैट ओपनली ब्रांडिज्ड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, और जिन्होंने क्या करा है, ओपनली ब्रांडिश करा है, लहराया है चीज़ों को, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को, मैनी लूटेड फ्रॉम पुलिस आर्मरीज,
और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लूट हुई पुलिस आर्मरीज से, पुलिस से ये जो वेपन्स थे उनसे छीने गए। क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, और एक क्या कल्चर इसमें बन गया, इससे क्या हो गया भाई, देखो खुलेआम अगर पुलिस के हथियार छीने जा रहे हैं तो उससे ये क्या क्रिएट हो गया कि भाई यहाँ पर तो इम्प्यूनिटी चल रही है, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, आप सजा ही नहीं दे रहे हो। इम्प्यूनिटी होती है कि सजा ही नहीं देना, छोड़ देना ऐसे ही। विद द बीजेपी परसिस्टिंग विद हिज लीडरशिप, there was little hope for any reconciliation as civil society activists refused to engage in peace talks. बीजेपी की जो परसिस्टिंग लीडरशिप थी ना, उसके साथ क्या है कि देयर वॉज लिटिल होप, अब वहाँ पर बहुत कम होप बची थी कि भाई ये जो रिकॉन्सिलेशन है ना, जो दोबारा से समझौते हो सकते हैं। एज सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई वो एंगेज ही नहीं होंगे पीस टॉक्स में। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द बीजेपी should now make the best use of the opportunity by looking for a new leader who is unburdened by the shenanigans of Mr. Singh's rule and willing to work towards genuine reconciliation. अब बीजेपी के पास क्या मौका है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एक नया लीडर लाएं जो कैपेबल हो, जो अनबर्डन रहे, कि भाई जो मिस्टर सिंह का रूल था ना इससे अलग चले वो, और चीज़ों को सेटल करवाने की कोशिश करे, एक जेन्युइन एफर्ट लगाकर रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करे। सेकंड, द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक्स येट अगेन टू एड्रेस इमीडिएट इश्यूज सच एज द रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न ऑफ ओवर 60,000 डिस्प्लेस्ड पीपल। सेकंड, दूसरा क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है ना उसको चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक्स, जो सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं ना उनको टॉक्स में लाओ, उनको जो बातचीत होती हैं तो उनको उन टॉक्स में लेकर आओ और चीज़ों को इनको इन्वॉल्व करने के प्रोसेस को बढ़ाओ। येट अगेन, और दोबारा जो एड्रेस इमीडिएट इशू, और जो इमीडिएट इशू है ना, जो मेन वजह चल रही है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स की, जो इमीडिएट हैं उनको एड्रेस करो, सच एज द रिहेबिलिटेट करवाओ, दोबारा से सेटल करवाओ चीज़ों को, एंड रिटर्न ऑफ ओवर 60,000 डिस्प्लेस्ड पीपल, और लगभग 60,000 लोग जो वहाँ पर डिस्प्लेस हो गए हैं कन्फ्लिक्ट की वजह से, उनको वापस बुलाकर वहाँ पर दोबारा से उनको स्थापित करो। दिस विल ले द ग्राउंड फॉर अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड एड्रेस ग्रीवांसेस इन द हिल्स एंड द वैली, और ये क्या होगा, एक ग्राउंड बनेगा जिससे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलेगा और एड्रेस करेंगे ग्रीवांसेस को, मतलब परेशानियों को, इन द हिल्स, पहाड़ियों पर, एंड द वैली, वो जो एरिया है। देयर आर एनफ इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम that allow for creative solutions within the state system, which have also worked well in other parts of the country in ending conflicts. देखो, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया के पास, इंडिया के फेडरल सिस्टम में, दैट जो अलाउ करते हैं फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस को विद इन द स्टेट सिस्टम के अंदर, विच हैव ऑल्सो वर्क, जिन्होंने काम करा है, वेल, बहुत अच्छा काम करा है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे हिस्सों में, इन एंडिंग कन्फ्लिक्ट्स को, ये फिर इनके दंगों को शांत कराने में, ख़त्म कराने में। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो जिनसे विश्वास बढ़ता है, इस टाइप के जो मेजर्स हैं, इस टाइप के जो उपाय हैं, एंड एन एंड टू वेंटन वायलेंस, और एक ऐसा वो करना, एक वेंटन करना चीज़ों को, किस चीज़ को, वायलेंस को, अकारण वायलेंस जो है तो उनको वेंटन करना, आर अ नेसेसिटी बिफोर सच सॉल्यूशंस एज मूटेड, और क्या है कि बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इन चीज़ों के सॉल्यूशन को मूट करा जाए, मतलब उन पर डिस्कशन हो। मिस्टर सिंह का जो रेजिग्नेशन है, शुड पेव द वे फॉर सच मेजर्स, जो पेव द वे मतलब एक रास्ता निकलेगा उससे, फॉर मोर सच मेजर्स, ऐसे और मेजर्स का एक रास्ता बन जाएगा, एंड इट वुड रिमिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे क्या होगा, जो इट वुड रेमिस, ये जो गवर्नमेंट के पार्ट पर जो रेमिस हुई, लापरवाही हो रही थी, टू नॉट फॉलो अप ऑन दिस क्विकली, तो ये इन चीज़ों का जो ये चीज़ों को टाल रहे थे, रेमिस कर रहे थे, लापरवाही दिखा रहे थे ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, टू नॉट फॉलो अप ऑन दिस क्विकली, कि आप चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो मिस्टर सिंह अब चले गए हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आएगा और अगर वो उसका माइंड ऐसा होगा कि वो चीज़ों को ऐसी अप्रोच लगाएगा कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, समझौते हो जाएं, तो ये फिर काफ़ी अच्छा रहेगा।
चलिए एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, अब करते हैं एमसीक्यूज। व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एन बीरेन सिंह रेजिग्नेशन। मेजर रीजन क्या रहा है, इन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया? उसकी हेल्थ, कोई जिक्र नहीं। देखो आंसर जो भी देने हैं वो हमने जो एडिटोरियल में पढ़ा है केवल उसके बेस पर देने हैं। हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, हेल्थ का कोई जिक्र नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से प्रेशर भी नहीं आया था। ग्रोइंग अपोजिशन विद इन द बीजेपी, हाँ बीजेपी के अंदर ही अपोजिशन उसका चल रहा था, और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कांग्रेस लाने वाली थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे, हाउ डिड एन बीरेन सिंह रिटोरिक कंट्रीब्यूट टू द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। उनका जो रिटोरिक था वो चीज़ों को जो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे, उससे कैसे कंट्रीब्यूट हुआ कि भाई एथनिक कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ही सपोर्टेड रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कम्युनिटी, नहीं रिकॉन्सिलेट तो ये करवा ही नहीं रहे थे, ये तो दंगों को भड़काने के उसमें थे। ही अक्यूज सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ बीइंग इन्फिल्ट्रेटर्स एंड लिंक्ड देम टू ड्रग ट्रेड, हाँ ये इन्होंने करा था। उन्होंने कम्युनिटीज़ को इन्फिल्ट्रेटर्स बताया था म्यांमार का, और ड्रग ट्रेड में शामिल बताया था। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ही रिमेन न्यूट्रल, तो वो रहे ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं लगा पाए, बी ऑप्शन करेक्ट है। What was a significant political indicator of public dissatisfaction with the BJP in Manipur? What was the significant political indicator of public dissatisfaction? पब्लिक के अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्यों था? देखो एक राइज हो रहा था बीजेपी वोट शेयर का, कोई जिक्र नहीं आया। द पार्टीज लॉस ऑफ बोथ, अच्छा इंडिकेटर का मतलब है कि भाई किस चीज़ से पता चल रहा है कि मणिपुर की जो पब्लिक है ना वो बीजेपी को लेकर उसमें डिससेटिस्फेक्शन है, इस चीज़ का किस चीज़ से पता चलता है? तो पार्टी का लॉस हुआ था बहुत, लोकसभा में भी 2024 में, है ना, लोकसभा सीट में भी हुआ था और उधर भी स्टेट में भी हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज वायलेंट, इंक्रीज नहीं, वायलेंस तो बढ़ी है। इंक्रीज सपोर्ट फ्रॉम द अपोजिशन, नहीं अपोजिशन पार्टी का इंक्रीज सपोर्ट थोड़ी ना हो गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पार्टी को लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन 2024 के, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। चलिए आगे करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, इसमें से सब्जेक्ट आपको फाइंड करना है सेंटेंस में से, ठीक है जी। सब्जेक्ट आप अगर फाइंड कर लेते हो किसी भी सेंटेंस में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं चीज़ों को करना। तो वही है इसमें क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली सोड द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। देखो सब्जेक्ट ज़्यादातर तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है। अब मुझे आप बताओ, द है सब्जेक्ट, सुप्रीम है सब्जेक्ट, कोर्ट है, ऑफ है, या इंडिया है? देखो पूरा ही हो गया ना ये, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये पूरा ही एक सब्जेक्ट हो गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई सुप्रीम तो खाली सुप्रीम बोलोगे तो उससे भी निगम का चलने का नहीं है। सर्विसेज, सर्विसेज तो ये कहाँ है सर्विसेज, ये यहाँ पर थोड़ी सब्जेक्ट होगा। लेबोरेटरी तो सबसे लास्ट में आ रहा है तो वहाँ तो कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दा से लेकर और इंडिया तक पूरा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा। उसके लिए वर्ब आई है हैड, और रिसेंटली के बाद फिर शॉर्ट थर्ड फॉर्म आई है, और ये सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये। चलिए अगला, पैसिव में बदलना है। पैसिव तो अब आपको आ गया होगा यार, करना बहुत दिनों से बता रहा हूं मैं। द बीजेपी शुड नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखो इसको पहले द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको ले लो, और उसके बाद द बीजेपी हो गया। अब देखो शुड और फिर मेक। देखो ये जो द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ सब्जेक्ट। द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। द बीजेपी काट दो, इसी को लेना, द अपॉर्चुनिटी काट दो। द बेस्ट यूज ऑफ द बीजेपी, नहीं इसको भी छोड़ दो। अब देखो द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब इसके आओ इस पर वर्ब पर। जो मॉडल से होते हैं ना, जो मॉडल्स होते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं, मॉडल लेंगे प्लस बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुड क्या है, मॉडल, तो शुड ले लिया, ठीक है, नाउ तो आ ही रहा है। उसके बाद बी ले लिया और मेक की थर्ड फॉर्म मेड ले ली, तो इसी से बन जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी शुड नाउ बी मेड बाय द बीजेपी। इनमें क्या दिक्कत है, शुड आ गया, नाउ आ गया, बी भी आ गया, लेकिन यहाँ पर मेकिंग कर दिया, ये भी गलत हो गया। शुड नाउ बी नहीं लगाया, बस बेस्ट यूज इसको काट दो। शुड नाउ बी मेड बाय द अपॉर्चुनिटी। अब देखो ये ठीक चल रहा था, द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ हो जाए और बीजेपी को इधर ले आओ तब तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उल्टा पुल्टा कर रखा है इसलिए इसको भी गलत कर दिया। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है एरर इन द सेंटेंस। एरर देखना है इसमें क्या एरर है। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखो आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट हो गया, सब्जेक्ट आपको पता लग गया सुप्रीम कोर्ट है। सिंगुलर होता है तो उसके लिए इज आ गया, लुकिंग आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इज लुकिंग इन टू द मैटर एंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव्स अ रिपोर्ट सून। अब देखो सुप्रीम कोर्ट इज में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है उसके साथ इज आ रहा है, ये तो करेक्ट है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
इज लुकिंग इनटू द मैटर, और वो क्या कर रहे हैं, लुकिंग इनटू द मैटर, यहाँ तक भी ठीक है। एंड इज एक्सपेक्टेड, अब लुकिंग इनटू द मैटर भी ठीक है, ये भी सही हो गया। टू गिव अ रिपोर्ट सून, और वो क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, टू गिव्स। अब ये देखो आ रिपोर्ट सून में कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इज एक्सपेक्टेड टू गिव्स, इज एक्सपेक्टेड तक भी ठीक है चीज़ें, लेकिन टू गिव्स, यहाँ आओ, टू के बाद क्या होता है, V1 लगता है, यहाँ पर तो S लगा रखा है ना, तो टू गिव्स की जगह पर टू गिव हो जाएगा। तो यही हमारा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, तो ये तीन ऑप्शन कट जाएंगे और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमने कर लिए हैं कंप्लीट सारे MCQs, और मुझे लगता है आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रीडिंग पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों काफ़ी जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी अनसीन पैसेज के, और जो पैरा जम्बलिंग और ये क्लोज टेस्ट वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इनको भी आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। अब मिलते हैं हम आपसे 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास में, वहाँ पर चीज़ों को बहुत ग्रेट डिटेल में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसके बाद तो सारी वोकैब उसी क्लास में आपको रट जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको तो आप मिस बिल्कुल मत करें, और ये क्लास भी रीडिंग और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको आप ज़रूर देखा करें डेली। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।